हेलो एवरीवन। मेरा नाम है रंजीत कुशवाहा और मैं आपको पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स क्लास 11th। तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स एंड दी इकोनॉमी। ये 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक का। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जिसे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी कहते हैं, when the problem of choice are arise and studied at the level of individual, it is called micro economics. नेक्स्ट है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहले मैं लिखूंगा, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, it means economic problem, are arise and studied at the level of whole country, it is called macro इकोनॉमिक्स। तो कहने का मतलब ये है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी इकोनॉमिक्स और एक ऐसी आर्थिक समस्या है जो छोटे लेवल पर होती है, जिसे हम माइक्रो बोलते हैं। माइक्रो मीन्स स्मॉल, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी समस्या है जो बड़े लेवल पे होती है, जिसे हम मैक्रो बोलते हैं। व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जब भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बोल दो या इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोल दो, दोनों का मतलब सेम है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज, जब भी ऐसी समस्याएं आती हैं एक इंडिविजुअल लेवल पे, यानी कि एक इंडिविजुअल लेवल पे, यानी कि एक व्यक्तिगत स्तर पे, तो उसे हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जस्ट इसी का सिमिलरली है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यानी कि चयनता की समस्या जब भी हमारे कंट्री लेवल पर आती है तो उसे हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे इन दोनों का डिफरेंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, द डिफरेंस। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ें हैं जो इसके अंदर हम डिफरेंस में नई चीज़ें हम जानेंगे। माइक्रो मीन्स इंडिविजुअल लेवल, मैक्रो मीन्स एट कंट्री लेवल। ये हमारा पहला डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस हम इसमें पढ़ेंगे theory of price, theory of consumer behavior,
थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये हो गया हमारा माइक्रो। मैक्रो की बात करते हैं। मैक्रो में हम क्या पढ़ेंगे? मैक्रो में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, और हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी। और हम पढ़ेंगे इसमें थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। ये हो गया हमारा सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस में जब भी हम माइक्रो की बात करेंगे, when we study about micro, macro factors remains constant, and मैक्रो की बात हम जब करेंगे तब when we study about macro, micro factors remains constant। तो चलो अब मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ। देखिए ये दोनों का डिफरेंस है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है एक इंडिविजुअल लेवल पे कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है उसको हम माइक्रो बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। सेम अपोजिट मैक्रो पे आ जाते हैं। मैक्रो का मीन हो जाता है लार्ज लेवल पे, इसका मीन हो जाता है स्मॉल लेवल पे। अब हम पढ़ेंगे, बात करते हैं माइक्रो की। हमारी फर्स्ट बुक जो है वो माइक्रो है, जो कि आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। सेकंड बुक जो है वो मैक्रो है, जो कि आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो क्लास 11th में जो है माइक्रो, पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ प्राइस। थ्योरी ऑफ प्राइस क्या होती है? किसी भी कमोडिटी की प्राइस किस हिसाब से तय की जाती है या किस हिसाब से मार्केट में रखी जाती है, वो होता है थ्योरी ऑफ प्राइस। सेकंड है हमारा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कंज्यूमर का बिहेवियर एक प्रोडक्ट को या उसके प्राइस को लेकर के कंज्यूमर का क्या बिहेवियर होता है। कहने का मतलब है कि डिमांड एंड सप्लाई, कि जब किसी चीज़ की वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में हम ये पढ़ेंगे कि जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कितनी बढ़ती है या घटती है, और जब किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी प्राइस में क्या चेंजेस आते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है मैक्रो का सेकंड पॉइंट, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम में हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सीखेंगे। नेशनल इनकम के बहुत सारे मेथड होते हैं और उससे हमें ये पता चलता है कि हमारे देश की इनकम कितनी है। सेकंड है हमारा थ्योरी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। थ्योरी ऑफ एग्रीगेट डिमांड होता है, जैसे हमारा यहाँ पे डिमांड और सप्लाई होती है, वैसे यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई होती है। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, और टोटल हम यहाँ पे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लार्ज लेवल पे बात करते हैं या होल कंट्री लेवल पे बात करते हैं। थर्ड है हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, हमारा हो गया। अब इसमें देखिए थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। प्रोड्यूसर का बिहेवियर कैसा होता है, ये मैक्रो लेवल के बेसिस पे हम ये जानेंगे कि प्रोड्यूसर का क्या बिहेवियर होता है, कैसे चीज़ें बनाई जाती हैं, कैसे उनका सप्लाई की जाती है। ये ओवरऑल चीज़ें हैं जो हम मैक्रो में पढ़ेंगे। इसमें हम और भी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप। वो सारी चीज़ें आगे आएंगी, बट अभी हमारे लिए ये ज़रूरी है, इसलिए पहले हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, हमारा थर्ड पॉइंट है व्हेन वी स्टडी अबाउट माइक्रो। जब भी हम माइक्रो की बात करेंगे तो जो भी मैक्रो के फैक्टर या वेरिएबल्स होंगे वो उसके अंदर क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। यानी कि हम जब भी हम माइक्रो की स्टडी करेंगे तो उसमें मैक्रो के फैक्टर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। सेम यही पॉइंट है मैक्रो में। जब भी हम मैक्रो की स्टडी करेंगे तो उसमें माइक्रो का जो फैक्टर है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये हो गया हमारा एक इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का और मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और उन दोनों का डिफरेंस। अब इसमें दो तीन चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं इस चीज़ को टिक करूँगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होती है। देखो मैं बता दूँ, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का यहाँ पे मतलब ये है कि आपने एक वर्ड सुना होगा स्कार्सिटी, इट मीन्स शॉर्टेज, जिसे हम शॉर्टेज कहते हैं। और स्कार्सिटी का मतलब होता है जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास क्या हैं, लिमिटेड अमाउंट में होती हैं।
लेकिन हमारी जो वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड होती है। और जब भी हमारे पास हमारी वांट्स कभी भी पूरी नहीं हो सकती, तो हमारी वांट्स अनलिमिटेड है एंड हमारे रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। दैट इज़ वाई वी हैव टू यूज़ दी अल्टरनेटिव यूजेस। तो हमें क्या करना होता है, उसको एडजस्ट करके यूज़ करना पड़ता है। एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, एंड इसी को हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं, जो कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा बड़ी है, ओनली बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ द रिसोर्सेज। यही है हमारा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हमारा इकोनॉमी है। उसके बाद इकोनॉमी के बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स की इकोनॉमी होती हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अभी फ़िलहाल आप जिन लोगों ने ये जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है, देन मैं आपको अभी जस्ट इसके बाद आगे पढ़ाता हूँ। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कहने का मतलब है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो होती है जिसको हम कंपेयर करते हैं, पास्ट को, प्रेजेंट को एंड फ्यूचर को। अभी क्या है, पहले क्या थी और इन फ्यूचर क्या होगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2010 में आपको पता होगा सेंसस होता है, हर 10 साल के बाद सेंसस होता है। 2010 में सेंसस हुआ था, उस टाइम पे पॉपुलेशन पता चली थी। 2010 के बाद फिर आपका ये 2020 टू से क्या भी आपका जो सेंसस है वो स्टार्ट हो चुका है, बट कोरोना वायरस की वजह से रुका हुआ है। तो उस बेसिस पे हम चेकआउट करते हैं कि और कंपेयर करते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो कैसी थी, कैसी है और कैसी इन फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज इट इज़ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स ऑफ what ought to be. It deals with opinion of economists related to the economic issues और economic problems। यानी कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एक ऐसी इकोनॉमिक्स है जिसमें जो भी बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं वो अपना ओपिनियन देते हैं और वो हमें ये बताते हैं कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए था और इस टाइम पे क्या है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप सब लोगों ने प्रधानमंत्री जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं हमारे देश के, तो वो इस चीज़ को प्रेडिक्ट करते हैं एंड वो कंपेयर करते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या है। और ये जो अभी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये अभी बहुत बुरा जाने वाला है कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि अभी जो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, जिसकी वजह से उसको अभी पुल बैक लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो गया। हमेशा याद रखना ये उस चीज़ से रिलेटेड होगा जो अभी चल रहा है या जो पहले था और जो आगे एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वो चीज़ें होती हैं जिसमें क्या होना चाहिए था, व्हाट ऑट टू बी। फॉर एग्जांपल के तौर पे पॉजिटिव में मान के चलिए कि पहले हमारा जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 5% की थी, देन प्रेजेंट में अभी 3.5% की हो गई थी कुछ टाइम पहले। और फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि 2007 और 2008 में हमारी जो इकोनॉमी रेट थी वो बहुत अच्छी थी, उस टाइम पे 7.5 जीडीपी हमारी जो है पहुंच चुकी थी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो थी, हैं और हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं व्हाट ऑट टू बी। अगर ऑट टू बी की बात करें तो 2007 के कंपैरिजन में देखिए तो 2007 में हमारी जीडीपी थी 7.5%, 2020 में हमारी जीडीपी हो गई 3.5%। लेकिन अगर इसके हिसाब से अगर हम करें व्हाट ऑट टू बी, अगर हम इसके बेस पे कंपेयर करें तो अभी हमारी जीडीपी एटलीस्ट हमें 10% की होनी चाहिए थी, और अगर हम इस बेस पे कंपेयर करें तो अभी हमारी जीडीपी एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए थी। बट कुछ पॉसिबल कंडीशंस हैं और कुछ अनवांटेड कंडीशंस हैं जिसकी वजह से जीडीपी हमारी क्या है, गिर गई है और पूरी की पूरी इकोनॉमी अभी क्रैश हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है? बहुत छोटा सा और बहुत सरल है। इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच peoples lives and earn their living। कहने का मतलब है इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग रहते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिता रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। इसी सिस्टम को हम बोलते हैं इकोनॉमी। और अगर
इसको हम एक बड़े स्केल पे देखें तो ये एक ऐसा बहुत बड़ा सिस्टम है जिसको अकेले नहीं चलाया जा सकता। ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें हम हमारा माइक्रो मैक्रो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ अभी इतना ही है, तो अभी उसके लिए आप इतना ही जानिए। इसके बाद हम चलेंगे नेचर एंड लेवल ऑफ द इकोनॉमी, नेचर एंड लेवल ऑफ द इकोनॉमी एंड टाइप्स ऑफ द इकोनॉमी। तो बात करेंगे हम टाइप ऑफ द इकोनॉमी की, कितने टाइप्स की इकोनॉमी होती है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, पहला है हमारा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेकंड है हमारा, हम इसे कहते हैं प्रोड्यूसर इकोनॉमी, और इसे हम फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं। थर्ड है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, जैसे जैसे नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ, देन हम इसके बारे में ऊपर बताएंगे। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, पहले हम बात करेंगे पहली इकोनॉमी की, जिसे हम बोलते हैं, एक सेकंड मेरा माइक गिर रहा है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जो गवर्नमेंट के थ्रू प्लान की गई होती है। उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी वो मैं आपको बुक से बताता हूँ। जैसा कि इसमें लिखा है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोलिए या कंट्रोल्ड प्लान्ड इकोनॉमी बोलिए, दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन कंजप्शन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंजेस आर फर्मली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और सेम सेंट्रल अथॉरिटी। लिख इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको इसके नोट्स बना के दे दूँगा। इसमें प्रोडक्शन कंजप्शन इन्वेस्टमेंट ये सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल की जाएंगी बाय गवर्नमेंट। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे प्रोड्यूसर अपनी मर्ज़ी से प्रोड्यूस नहीं करेगा, कंज्यूमर अपनी मर्ज़ी से कंज्यूम कर सकता है, बट जो भी चीज़ें होंगी वो सिर्फ प्रोड्यूसर की वजह से नहीं होंगी। इसमें गवर्नमेंट पूरा ध्यान देगी और ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर में होंगी। इसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं हम, तो सेकंड पॉइंट में है इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। एग्जैक्टली, जो भी इकोनॉमिक डिसीजन लिया जाएगा, इकोनॉमिक डिसीजन शुड बी नहीं आर ड्राइवन by the motive not of for social वेलफेयर। यानी कि इसमें जो भी डिसीजन गवर्नमेंट के थ्रू लिया जाएगा वो सोशल वेलफेयर के लिए होगा, ताकि इससे कंज्यूमर का कोई भी नुकसान ना हो सके। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, द कंज्यूमर इज़ नॉट सोवरियन, the central authority decides what goods are to be produced. It means what goods are to be
प्रोड्यूस्ड, इसकी भी अथॉरिटी होगी गवर्नमेंट के पास। फोर्थ पॉइंट है हमारा, मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ज़्यादातर रिसोर्सेज, मोस्ट रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। ये हमारे 4 पॉइंट्स हो गए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के। एंड फिफ्थ पॉइंट है हमारा, पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी। पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी। पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसका मतलब ये होता है कि पब्लिक सेक्टर का मतलब हो गया हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। जो गवर्नमेंट सेक्टर है वही डोमिनेट करेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी को, चाहे वो प्रोडक्शन की बात हो, चाहे वो कंजप्शन की बात हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बात हो। इन दिस सिचुएशन कोई भी जो काम होगा वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट के हिसाब से होगा। ये होता है हमारा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है फ्री मार्केट इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। जानते हैं पहले इसका पहला पॉइंट, दीज आर द इकोनॉमीज, दीज आर द इकोनॉमीज where economic activities are controlled by market forces। जिसका फर्स्ट पॉइंट हो गया, अभी मैं समझाऊंगा, पहले हम सारे पॉइंट्स लिख लेंगे। इकोनॉमिक डिसीजन economic decisions are driven by motive of profit maximization। थर्ड है हमारा, द कंज्यूमर बायस गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। द कंज्यूमर बाय गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। ये वाला पॉइंट तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत इजी पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस से यहाँ पे मतलब है डिमांड और सप्लाई। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमी एक्टिविटी। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी को। चलिए अब समझते हैं इसको। तो हमारा पहला पॉइंट है, दीज आर द इकोनॉमीज वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेज। यहाँ पे इस इकोनॉमी के अंदर फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी कितना भी प्रोड्यूस कर सकता है, कोई भी कितना भी कंज्यूम कर सकता है और कोई भी कितना भी सेल कर सकता है, इसलिए इसको हम फ्री मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। और ये जो इसका हमारा पहला पॉइंट है, ये जो है मार्केट फोर्सेस से कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि इसमें पूरी छूट होती है, आपको जितना प्रोड्यूस करना है उतना प्रोड्यूस कीजिए,
सेकंड पॉइंट है इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइवन बाय मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, ये मार्केट इकोनॉमी है और फ्री इकोनॉमी है, तो फ्री इकोनॉमी के अंदर जिसको जितना प्रॉफिट होगा वो अपना प्रॉफिट उतना करेगा। सिंपल सी बात है, अगर आप कंज्यूमर है तो आप चाहेंगे कि आपको सामान सस्ता मिले, और अगर आप प्रोड्यूसर हैं तो आप चाहेंगे कि आपका जो सामान है वो महंगा बिके। तो ऑब्वियसली ये एक ऐसा इकोनॉमी है जिसमें आप हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही देखेंगे। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप वहाँ पे वो चीज़ को लेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं लेंगे। थर्ड पॉइंट है द कंज्यूमर बाय गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। और जब ये फ्री इकोनॉमी है और फ्री मार्केट इकोनॉमी है तो यहाँ पे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन या कंजप्शन या जो भी इन्वेस्टमेंट है आपको वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय दी मार्केट फोर्सेज। यहाँ पे ज़्यादातर जो रिसोर्सेज हैं वो कंट्रोल की जाती हैं मार्केट फोर्सेज से। वो इसलिए क्योंकि मार्केट फोर्सेज का यहाँ पे कहने का मतलब है डिमांड एंड सप्लाई। इस बेस पे यहाँ पे सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है क्योंकि ये फ्री इकोनॉमी है और यहाँ पे प्रोड्यूसर्स की ज़्यादा चलती है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ये पूरा का पूरा एक प्राइवेट सेक्टर के अंडर में आता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जो कि हमारी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर में आता है, जिसमें जो भी डिसीजंस हैं या जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में होती हैं। ये फ्री इकोनॉमी है इसलिए हम इसे प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स इकोनॉमी एक्टिविटी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें एज़ यूजुअल अपने हिसाब से की जा सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पहले पॉइंट में जो है मार्केट फोर्सेज है, सेकंड पॉइंट में हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम कोई भी गुड्स खरीद रहे हैं वो हम अपनी चॉइस से खरीद रहे हैं। यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई आ रही है, दैट इज़ वाई दिस इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद हम पढ़ेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है समझ ही गए होंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है वो इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल के काम करें, उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें हम मार्केट फोर्सेस एंड गवर्नमेंट के डिसीजंस दोनों को वैल्यू देते हैं। तो मैं नोट्स बनाऊंगा, बुक से ही बनाऊंगा। बुक का नाम है टी आर्जन वीके ओरी, जो सब लोग यूज़ करते हैं सीबीएसई में। These are the economies These are the economies where the economic activities are governed by free play of market forces, but regulated by the government, पॉइंट को साथ में समझाते हुए चलेंगे। कहने का मतलब ये है, ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो फ्री होंगी मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग, बट इसको रेगुलेट किया जाता है गवर्नमेंट के अंडर में, ताकि यहाँ पे किसी के साथ कोई चीट ना हो सके और कुछ इलीगल ना हो सके। इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइवन by the motive of both का मतलब आप समझ गए होंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होगा यहाँ पर और सोशल वेलफेयर भी होगा, क्योंकि ये मिक्स्ड इकोनॉमी है और यहाँ पे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल के काम करते हैं। इससे ये होता है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उन्हें घाटा भी नहीं होता और जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको भी कोई घाटा नहीं होता और उनके साथ कुछ चीटिंग नहीं होती है, बिकॉज इट इज़ रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट की बात करें जिसे हम बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंश्योर्स सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स, इसको हम बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
जिसमें एसेंशियल गुड्स की सप्लाई की जाती है, एसेंशियल गुड्स की सप्लाई की जाती है, एसेंशियल गुड्स टू दी कंज्यूमर्स। जैसा कि आप जान सकते हैं अभी कोरोना वायरस का सीन चल रहा है, तो अभी बहुत सारे लोगों को एसेंशियल चीज़ें प्रोवाइड करा रही है गवर्नमेंट। सेम वैसे ही यहाँ पे एसेंशियल चीज़ों की सप्लाई की जाती है लोगों तक, कंज्यूमर्स तक, और उनका कोई दूसरा फ़ायदा नहीं उठाया जाता है। यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड both by government and market forces। क्योंकि ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, जिसे हम बोलते हैं बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। बोथ public and private sector dominate the economic activity। ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको समझा दी। यहाँ पे इसमें एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सेक्टर पब्लिक हो या प्राइवेट हो, दोनों ही सेक्टर डिपेंड ऑन ईच अदर है। क्योंकि विदाउट प्राइवेट सेक्टर कंज्यूमर को सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाएंगी, एंड विदाउट पब्लिक सेक्टर कोई भी चीज़ रेगुलेट नहीं हो पाएगी। पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, इसलिए अभी जो इकोनॉमी में काम हो रहा है वो हो रहा है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट सारी चीज़ें रेगुलेट करती है, वो इसलिए करती है ताकि सोशल वेलफेयर जो हो रहा है वो रुके ना और किसी को किसी भी तरीके की परेशानी ना आए। प्राइवेट सेक्टर से ये फ़ायदे होते हैं कि इकोनॉमी तेज़ चलती है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई मार्केट फोर्स से होती है, तो डिमांड जो है अगर सिर्फ अगर हम पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं तो डिमांड उतनी नहीं आएगी और सप्लाई भी उतनी नहीं होगी। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों मिलके काम करते हैं, क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों की ज़रूरत मार्केट के अंदर होती है, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि दोनों के दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आधी अधूरी नहीं रहती है। अगर मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ कर लो कि हम मार्केट में कुछ ख़रीदने जाते हैं और वहाँ पे क्या है, वो चीज़ें हमें जिस रेट पे मिलती हैं हमें उस रेट से थोड़ी महंगी मिल रही हैं। इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे सोशल वेलफेयर नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात हो रही है, तो वो हमारा क्या लाएगा, प्राइवेट इकोनॉमी। लेकिन प्राइवेट इकोनॉमी जब हो रहा है तो क्या इससे ये होता है कि जो सोशल वेलफेयर नहीं हो पाता है और उसे रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। दैट इज़ वाई यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, इसीलिए इसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। बस इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये थी कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं। अगर ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो हमारी इकोनॉमी जो है उसकी जो बूस्ट स्पीड होती है बूस्टअप हो जाती है, जो उसकी स्पीड है वो बूस्टअप हो जाती है। एंड सेकेंड थिंग ये कि ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। चैप्टर का नाम था इकोनॉमिक्स एंड द इकोनॉमी। ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे। दैट इज़ वाई अगर कुछ जो भी इसके अंदर मिस्टेक्स वगैरह होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी सेकेंड चैप्टर है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने एक बार हम समरी ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, दोनों का डिफरेंस बताया। इसके बाद हमने पढ़ा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव वो होता है जो था, है और होगा, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वो होता है जो होना चाहिए। इसके बाद हमने पढ़ा इकोनॉमी क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कितने टाइप्स की इकोनॉमी होती हैं। 3 टाइप्स की इकोनॉमी होती हैं, जैसा कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के बाय बाय।